तो हम लोग ये बात को जानते हैं कि मतलब फोर्स क्या होता है ना। फोर्स मतलब क्या होता है सर, आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जब किसी मास के ऊपर लगाया जाता है और फोर्स मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो मतलब क्या होता है सर, आपका मास में एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। तो जब भी किसी मास में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है तो उसमें मतलब क्या होगा सर, आपका मोशन क्रिएट होगा। और मोशन अगर क्रिएट होगा तो उसका मतलब क्या है, पोजीशन का चेंज होगा। और पोजीशन का अगर चेंज हुआ तो उसमें मतलब क्या होगा सर आपका, शुक्रिया सर। अगर मोशन क्रिएट हुआ तो मतलब क्या है सर, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं, और कुछ तो नहीं लगेगा सर। मोशन अगर क्रिएट हुआ तो उसमें मतलब क्या होगा सर, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो वर्क क्या होता है सर आपका, वर्क आपका होता है, सॉरी, वर्क डन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका एस होता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए वर्क डन क्या होता है तो वो मतलब क्या होता है सर, आपका एफ एस कॉस थीटा। तो इसके लिए हल्का सा मतलब क्या सर, आपका ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। क्यों बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल है ना अगर, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या सर आपका परपेंडिकुलर है, ये मतलब क्या सर आपका बेस है, और ये मतलब क्या सर आपका थीटा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर लेते तो मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर मतलब क्या सर आपका 0 होगा तो कॉस 0 का वैल्यू मतलब क्या होता है 1। लेकिन कॉस 0 कब होगा, जब हाइपोटेन्यूज और मतलब क्या होगा सर आपका बेस दोनों एक दूसरे में मतलब क्या हो सर आपका मिल जाए। जब प्लेन मतलब क्या हो सर आपका हॉरिजॉन्टल हो, तो तब क्या हो रहा है सर, आपका धक्का आप इधर लगा रहे हैं तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है सर, आपका हॉरिजॉन्टली हो रहा है। वर्टिकली कोई मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं हो रहा है। लेकिन आप मान लीजिए आप धक्का लगा रहे, ये समझिए समान एक है और समान में आप धक्का लगा रहे हैं, तो धक्का तो आप हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं ना, लेकिन मतलब क्या हो रहा है सर, आपका मूवमेंट अपवर्ड भी होते जा रहा है। धक्का आप हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, मूवमेंट आपका अपवर्ड भी होता है। धक्का आप हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं लेकिन मूवमेंट मतलब क्या सर, आपका अपवर्ड होते जा रहा है। तो उसी वर्क को अचीव करने के लिए यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ा, और यहाँ पे मतलब क्या सर, आपको वही वर्क आसानी से मतलब क्या सर आपका अचीव हो जा रहा था। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो जब स्लोप में चढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका सेम फोर्स के लिए, सेम फोर्स में वर्क का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब सेम वर्क करने के लिए फोर्स बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका सेम वर्क कम फोर्स में क्या होता है सर, आपका हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है सर, आपका वर्क तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसमें प्लेन किस तरह को भी देखना पड़ता है। और प्लेन हॉरिजॉन्टल है या फिर प्लेन मतलब क्या सर आपका वर्टिकल है, या फिर प्लेन मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के मतलब क्या सर आपका बीच में ऑब्लिक है, वो देखना पड़ता है। क्योंकि आप मान लीजिए अगर कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज भी खड़ा हो जाए और ये वर्टिकल प्लेन है, इसमें तो मतलब क्या सर आपका बेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कितना ही फोर्स लगा लीजिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्क करने इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 होगा। तो कॉस थीटा, कॉस 0 अगर हुआ यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो कॉस 0 का वैल्यू मतलब क्या होता है 1। और कॉस 90 अगर हुआ तो कॉस 90 का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 0। तो अगर कॉस 90 हुआ तो आप कोई वर्क कीजिए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 0। कितना फोर्स लगाइए। और कॉस 1 अगर हुआ, कब होगा सर, आप मान लीजिए हम मतलब समझिए ऊपर की हम धक्का दे रहे हैं, कूली अगर सामान लेके जा रहा है, सामान तो ऊपर की तरफ मतलब क्या तरफ मूव नहीं कर रहा है ना, तो मतलब क्या है, कूली फॉरवर्ड जा रहा है और सामान मतलब क्या तरफ को ऊपर है। कूली फॉरवर्ड जा रहा है और सामान मतलब क्या तरफ को ऊपर है, तो सामान और कूली क्या डिस्प्लेसमेंट के बीच में मतलब क्या तरफ का एंगल 90 डिग्री है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री हो, तो मतलब क्या होता है सर आपका कॉस 90 डिग्री होता है। और कॉस 90 डिग्री अगर होता है तो कॉस 90 का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है। और कॉस 90 का वैल्यू अगर 0 है तो कॉस 90 पे वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो एक्चुअली तो वर्क डन क्या होता है सर आपका एफ एस कॉस थीटा, लेकिन हम लोग अभी ज़्यादातर मतलब जो है डिस्कशन उस चीज़ पे करेंगे जहाँ पे कॉस 0 के बराबर होता है, मतलब कॉस 0 जो कि मतलब क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब 1 के बराबर अगर है तो 1 लिखे या नहीं लिखे, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम लोग नॉर्मली जिस चीज़ को वर्क बोलते हैं ना, साइंटिफिकली वर्क थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट होता है। फिर से हम रिपीट कर और फिर से आपको एक बार बता रहे हैं, क्या बताइए कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है।
फोर्स आपका है मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। मास अगर फोर्स सक्सेसफुल हो गया तो मास में मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और मास में अगर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ तो मास मतलब क्या सर आपका मोशन में आएगा। मोशन में अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका लाइकली मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस भी होगा, और अगर डिस्प्लेस हो गया तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन होगा। तो इसलिए वर्क डन जो है वो मतलब क्या सर आपका वी क्लैप मान लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात आया समझ में। लेकिन एक्चुअली वर्क डन क्या होता है सर आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू मतलब क्या होता है कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा के बारे में आप कब बात करेंगे, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन का हट के कोई और प्लेन में आप जाइएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर जाते हैं तो कॉस 0 होता है, और कॉस 0 के बारे में मतलब क्या होता है 1 होता है। तब फिर मतलब क्या होता है सर आपका वर्क का फॉर्मूला बन जाता है सिंपली FS। तब फिर कॉस थीटा लिखना भी क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो वर्क इन आर डेली parlance the word work is used for some sort of exertion। देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं मेंटली मतलब अपना मेंटली एक्सर्जन मेंटली मतलब क्या करें एफर्ट लगा रहे हैं तो भी उसको वर्क बोल देते हैं। नॉर्मली मतलब क्या होता है सर फिजिकली एफर्ट लगा रहे हैं तो उसको भी मतलब क्या करते हैं वर्क डन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग को वर्क बोलते हैं, रीडिंग को वर्क बोलते हैं, ईटिंग को वर्क बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में मतलब क्या सर आपका ये सब वर्क नहीं होता है। सर अगर एक आदमी कंप्यूटर के सामने बैठ के कंप्यूटर चला रहा है तो वो भी वर्क हुआ सर। फिजिक्स के हिसाब से वर्क मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ, लेकिन मतलब क्या सर आपका वर्क मतलब क्या सर आपका हुआ। तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन आप बात समझिए फिजिक्स से पढ़िएगा तो फिजिक्स में आप उसी वर्क के बारे में बात करेंगे फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या सर आपका वर्क है। तो फिजिक्स के रेल में मतलब यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सोचना काम नहीं है, लिखना काम नहीं है, पढ़ना काम नहीं है, टाइप करना काम नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो बट इन फिजिक्स द वर्ड वर्क इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंस। Work is said to be done only when a body moves under the influence of force. If there is no displacement of the body, even when a force acts on it, no work is said to be done or the work done is zero. Thus, तो फिजिक्स का वर्क कब होता है, जब फोर्स आप लगाएं और फोर्स लगाने के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, तो मतलब क्या होता है सर आपका वर्क डन होता है। दोनों चीज़ ज़रूरी है, फोर्स लगना भी ज़रूरी है और क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। तो आप फोर्स अगर लगाएं और फोर्स लगाने के बाद मतलब क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट हो, तो वही फिजिक्स में मतलब क्या है आपका वर्क डन हुआ। नहीं तो फिजिक्स में मतलब क्या है आपका वर्क डन मतलब क्या है आपका नहीं होता है। तो वर्क कब डन हुआ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वर्क आप बस आप समझ लिए फोर्स लगा भी रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो फिर वर्क डन मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली when the force applied on a body makes the body move। इसका appropriately बोलना चाहिए कि मतलब क्या है सर आपका when there is a displacement in body after the application of the force only then work is said to be मतलब क्या है सर आपका done। तो अब फिजिक्स का वर्क एग्जाम्पल दे रहा है, a man while pushing a car। एक इंसान अगर कार को पुश कर रहा है और कार डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन हुआ। a cyclist while pedaling up cycle, horse while pulling a cart, a boy going upstairs, a coolie lifting a load। तो कूली लोड उठा के अगर चलता है तो फिर साइंटिफिकली मतलब क्या होता है सर आपका वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि लोड के बीच में और उसका मतलब फोर्स जहाँ पे लगा के रखा है डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन उसका उठाना मतलब क्या सर आपका वर्क है। तो ऑल एक्सर्ट फोर्स विच प्रोड्यूसेस मोशन सो दे डू वर्क। However, if a man tries to push a wall, फोर्स तो लगाया लेकिन वॉल डिस्प्लेस तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ ना। और अ चाइल्ड ट्राइज टू पुश अ हैवी स्टोन, फोर्स तो लगाया लेकिन मतलब क्या सर आपको कोई चीज़ डिस्प्लेस तो नहीं किया ना, एंड दे आर अनेबल टू मूव देम, देन साइंटिफिकली नो वर्क इज बीइंग डन ऑन देम। सिमिलरली अ कूली डज नॉट वर्क while standing with a heavy load on his head। यानी कूली अपना सर में मतलब क्या हो सर आपका लोड लेके खड़ा अगर हो जाए तो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, भले ही वो था क्यों ना जाए। तो सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज जीरो। अब यहाँ पे आ जाइए मेजरमेंट ऑफ वर्क। देखिए हम लोग जब पढ़े थे किसके बारे में, टॉर्क के बारे में, तो हम लोग वहाँ भी पढ़े थे कि टॉर्क क्या क्या चीज़ के ऊपर। देखिए फोर्स और टॉर्क दोनों की तरह का चीज़ है, लेकिन वहाँ पे चीज़ डिस्प्लेस नहीं हो रहा, टर्न कर जा रहा था। यहाँ पे चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, यहाँ पे मतलब क्या कर रहा है सर आपका पोजीशन मतलब क्या कर रहा है सर आपका चेंज कर रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना।
तो अगर सवाल पूछा जाए कि वर्क क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर क्या होगा सर आपका? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कितना काम किया जा रहा है ये 2 फैक्टर के ऊपर क्या करता है सर आपका? डिपेंड करता है। और 2 फैक्टर क्या है सर आपका? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो ये 2 सवाल का जवाब अगर देंगे तो ही आप जवाब दे पाएँ कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ ये जानने के लिए आपको 2 चीज़ जानना पड़ेगा। पहला क्या? कितना फोर्स अप्लाई किया गया। दूसरा क्या सर आपका? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और वर्क डन जो है वो मतलब क्या है सर आपका? फोर्स अप्लाइड से भी क्या है सर आपका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और वर्क डन जो है वो मतलब क्या है सर आपका? डिस्प्लेसमेंट से भी मतलब क्या है सर आपका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो केस 1 में अगर आप मतलब क्या है सर आपका? 2 गुना फोर्स लगाए हैं तो वर्क डन मतलब क्या होगा सर आपका? डबल होगा। और केस 2 में अगर मतलब क्या सर आपका? हाफ आप फोर्स लगाएं तो वर्क डन मतलब क्या होगा सर आपका? हाफ होगा। और केस 1 में डिस्प्लेसमेंट अगर मतलब क्या है सर आपका? 1 मीटर हुआ था तो आप समझिए वर्क डन क्या है सर आपका? 1। और केस 2 में अगर मतलब क्या है सर आपका? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है सर आपका? 2 मीटर अगर हुआ तो वर्क डन जो होगा वो मतलब क्या होगा? आपका डबल होगा। तो वर्क डन क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और दूसरा बात क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे बात क्या आपने ना? तो अगर सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ग्रेटर फोर्स ग्रेटर वर्क डन करेगा और लेसर फोर्स क्या है सर आपका? लेसर वर्क डन करेगा। और अगर सेम फोर्स अप्लाइड है तो जिस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है उसमें वर्क डन मतलब क्या असर आपका? ज़्यादा है। और जिस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या असर आपका? कम है उस केस में वर्क डन मतलब क्या असर आपका? कम है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस तरफ मतलब जिस डायरेक्शन में धक्का दिया गया था उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ वो वर्क डन है। या जिस डायरेक्शन में क्या खींचा गया था उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ वो मतलब क्या सर आपका? वर्क डन है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या है सर आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? वर्क डन। अब यहाँ पे आइए बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका? समझते हैं। इफ़ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डज नॉट मूव तब क्या सर आपका? डिस्प्लेसमेंट 0 है। देन नो वर्क इज डन। और वर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस बात को जान के रखिएगा। वर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है? जहाँ पे आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेजर करते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका? वेक्टर क्वांटिटी। और जहाँ पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को मतलब क्या करते हैं सर आपका? मेजर करते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका? स्केलर क्वांटिटी। तो अब वर्क डन में ये तो देखा जाता है कि अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में दिया गया उस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन को मतलब क्या होता है सर आपका? मेजर नहीं किया जाता है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका? वर्क डन जो है वो मतलब क्या सर आपका? वेक्टर क्वांटिटी नहीं बल्कि मतलब क्या सर आपका? स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको बताए थे कि मतलब जो है एक्चुअली वर्क डन क्या होता है सर आपका? प्रोडक्ट होता है 3 चीज़ का। एक क्या? फोर्स, एक क्या? डिस्प्लेसमेंट, और एक मतलब क्या सर आपका? कॉस थीटा। लेकिन मोस्टली हम लोग जब डील कर रहे होते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका? हॉरिजॉन्टल फिल्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका? एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। उस केस में कॉस का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू मतलब क्या होता है? 1। तो उस केस में मतलब क्या होता है सर आपका? एफ एस काम कर जाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। If under some circumstances the force displaces the body in the direction other than the direction of force, then we determine the amount of work done by force in either of the two ways. मतलब सर मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, बोला ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जिस तरफ धक्का दे सामान मतलब क्या हो सर आपको उसी तरफ वो तो मूव समझ करे। में आ गया। कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका? आप जिस तरफ धक्का देते सामान उस तरफ नहीं मूव करके मतलब क्या होता है सर आपको? किसी और तरफ भी मतलब क्या होता है? मूव करता है। तो फिर आप 2 में से किसी एक तरीके से मतलब क्या है सर आपका?
निकाल सकते हैं कि वर्क डन कैसे होगा। तो एक तरीका तो आप जाके सीखेंगे 11 में, दूसरा तरीका मतलब यहाँ पे है। तो बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो छोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो वो सब छोड़ के आप ये समझिए कि आप सिंपली ना एफ एस को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वर्क डन मतलब क्या है, कितना हुआ। आप समझे बात क्या बोले ना, कॉस थीटा दिया हुआ रहेगा। कॉस थीटा मतलब क्या है ना कि समझिए अगर आपसे पूछा तो उसको कॉस थीटा मतलब क्या, आपको देना पड़ेगा। हालांकि कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो आप ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ेंगे। नहीं, पी वाई एच नहीं, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तभी तो आप निकाल पाइएगा ना। √1/3 ऐसा, मतलब कुछ भी आप उसको आप मतलब वो आपको याद रहना चाहिए टेबल। हाँ, टेबल अगर आपको याद है तो फिर आप निकाल पाएगा, नहीं याद है तो नहीं निकाल पाएगा। उतना मतलब इंपॉर्टेंट इश्यूज मतलब क्या असर आपका नहीं है। बात यह है cos 0 का वैल्यू याद होना चाहिए कि cos 0 का वैल्यू मतलब क्या होता है 1, cos 90 का वैल्यू मतलब क्या सर आपको याद होना चाहिए, cos 90 का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 0। सर एक बार क्या हुआ था ना सर, वही मतलब मैथ्स एग्जाम था, एक लड़का पूरा वही टेबल बना के लेके आ गया, छाप के लेके आ गया था, हाँ ना, और पकड़ा गया था, पेपर कैंसिल हो गया उसका। तो छापने की जरूरत तो मतलब क्या सर आपका नहीं था, वो तो मतलब समझिए एग्जाम पेपर में बना सकते हैं आप डायग्राम, है ना। तो डायग्राम से पूरा मतलब क्या आ जाएगा, तो फिर उसका क्या हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, है ना। ओके, तो cos 0 का वैल्यू मतलब क्या होता है 1, हॉरिजॉन्टल केस में। cos 0 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका फोर्स अप्लाई किया गया। तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर आपका एफ एस। और cos 90 का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 0। तो उस केस में कितना ही फोर्स अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि cos 90 का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0 है, तो एफ एस मतलब क्या सर आपका 0 से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या सर आपका 0 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर और कुछ है तो फिर आपको मतलब क्या सर आपका cos थीटा का वैल्यू बताना चाहिए। एफ एस मतलब क्या सर आपका cos थीटा को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और मतलब क्या सर आपका वर्क डन के वैल्यू मतलब क्या सर आपका दे देगा। ये बताया समझ में ना। सर बहुत सारे केस में इन्फिनिटी भी रहता है, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो इन्फिनिटी जो रहता है सब मुझे फॉल्स केस रहता है। ट्रू केस में हम लोग का केस में इन्फिनिटी नहीं रहेगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आपको इतना इसमें जाने का नहीं है, मतलब आप ये समझिए ना, फोर्स लेके कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ आप लेके मतलब क्या कर सकते हैं, वर्क डन के बारे में निकाल सकते हैं, या फिर मतलब क्या सर आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके आप मतलब क्या कर सकते हैं, वर्क के बारे में निकाल सकते हैं। तो अगर आप कॉस को डिस्प्लेसमेंट के साथ जोड़ रहे हैं तो कंपोनेंट ऑफ क्या हो गया सर आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कॉस को मतलब क्या करें सर आपका फोर्स के साथ जोड़ रहे हैं तो मतलब क्या सर आप कंपोनेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका फोर्स हो गया। तो आपको सोचना नहीं है, आपको सिंपली पता रखना है कि एफ एस कॉस थीटा होता है अगर मतलब क्या है सर आपका समथिंग अदर देन मतलब जो है cos 0 आ गया तो, और cos 0 अगर रहा तो cos 0 के बारे में मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका एफ एस से काम मतलब क्या होता है चल जाता है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए बात को समझते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2.1 and 2.3 it is clear that work done is equal to the product of magnitude of the force and magnitude of displacement and मतलब क्या है सर आपका cosine of the angle theta between, cosine का मतलब cos, angle theta between the direction of the force and displacement। स्पेशल केस क्या है सर आपका जो हम लोग बार बार पढ़ेंगे, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका cos 0 मतलब क्या सर आपका 1, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है सर आपका एफ एस। तो आप मान लीजिए कोई ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है और चीज़ भी नीचे की तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका cos क्या है 0, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या हो जाएगा सर आपका एफ एस से निकल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, अ कूली डज वर्क ऑन लोड व्हेन ही रेजेस इट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आप एक बात सिंपल समझिएगा, फोर्स का वैल्यू किससे निकला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क का वैल्यू निकला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू मतलब क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन क्या है 9.8 मीटर/सेकंड, जी स्मॉल जी,
और ग्रेविटी के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपका h, तो इसलिए वर्क टन बाय ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका mgh होता है, और वर्क टन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मतलब क्या होता है सर आपका mgh होता है। तो कभी हम लोग मतलब क्या करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सर आपका वर्क टन, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है सर आपका mg, तो मतलब क्या है सर आपका वर्क टन बाय ग्रेविटी मतलब क्या हो गया सर आपका mgh, क्योंकि ग्रेविटी के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर आपका mgh। तो जहाँ जहाँ ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका विद ग्रेविटी हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका अगेंस्ट ग्रेविटी हो, वहाँ पे हम लोग मतलब वर्क टन अगर निकालते हैं तो मतलब कैसे निकालते हैं सर आपका फॉर्मूला mgh से निकालते हैं। और mgh का जो फॉर्मूला नहीं है वो मतलब क्या सर आपका fs से ही निकला। तो f मतलब क्या होता है सर आपका m इंटू a, तो इस केस में मतलब क्या सर आपका a जो था जो वो g था, तो मतलब mg, और h जो था वो मतलब क्या था आपका h था, h मतलब डिस्प्लेसमेंट हाइट ही है। तो इन ग्रेविटी केस में डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सर आपका हाइट ही होता है। तो याद आपको ये रखना पड़ेगा कि चाहे वर्क डन बाय ग्रेविटी हो और चाहे मतलब क्या हो सर आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो, आपको ग्रेविटी के केस में वर्क डन अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा सर आपका mgh। चाहे वर्क डन विद ग्रेविटी हो, चाहे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो, आपको ग्रेविटी के केस में फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कैसे सर आपका mgh से निकालना पड़ेगा। तो कूली जब मतलब क्या कर रहा है सर आपका लोड को लिफ्ट कर रहा है, तो ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उसको भी कैसे निकालेंगे सर आपके mgh करके निकालेंगे, है ना। अब आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मतलब क्या करते हैं जानते हैं, क्योंकि आप फोर्स चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन कंप्लीटिंग वन राउंड द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, सो द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। तो चीज़ क्यों घूम पाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मतलब क्या होता है घूम पाता है, लेकिन एक राउंड जब पूरा लगाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ज़ीरो हो जाता है। क्यों ज़ीरो हो जाता है कि जिस जगह से स्टार्ट किया था, जिस जगह से बिगिन किया था, उसी जगह दोबारा मतलब क्या होता है सर आपका पहुंच जाता है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आज ये बात को समझते हैं 90 डिग्री। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो व्हेन अ कूली वॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड while carrying a load on his head, no work is done against the force of gravity because the displacement of the load is normal to the direction of the force of gravity which is vertical downward। यानी समझिए कूली मूव कर रहा है इस तरफ, है ना, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब किस तरफ है, इस तरफ है। दोनों बीच मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री का मतलब क्या सर आपका एंगल है। तो जब फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का मतलब क्या होता है सर आपका एंगल होता है, तो cos 90 होता है, और cos 90 का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका ज़ीरो होता है। तो fs का वैल्यू 1 बिलियन क्यों नहीं आ जाए, या 1 ट्रिलियन क्यों नहीं आ जाए, या 1 एक्सिलियन क्यों नहीं आ जाए, लेकिन मतलब क्या है सर आपका ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो मतलब क्या ज़ीरो ही हो जाएगा ना। तो जब थीटा का वैल्यू 90 रहेगा तो फिर क्या हो गया सर आपका cos 90 का वैल्यू मतलब क्या सर आपका ज़ीरो हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट मतलब कब होता है वर्क डन इक्वल्स टू जीरो, तो वर्क डन इक्वल्स टू जीरो का एक केस तो ये है कि cos 90 अगर हो जाता है तो वर्क डन इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। और cos 90 का क्या मतलब है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये बात किसके रेफरेंस से हो रहा है सर आपका ग्रेविटी के रेफरेंस से हो रहा है। तो व्हेन अ कूली वॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड while carrying a load on his head, no work is done against the force of gravity. Why? Because the load is moving horizontally and gravity is acting मतलब क्या सर आपका downward, so the angle between the force and the displacement is 90 degree, therefore no work is मतलब क्या सर आपका done because theta is 90 degree and cos 90 equals to मतलब क्या सर आपका ज़ीरो। उसके बाद दूसरा चीज़ बता रहा है नो वर्क डन का, अभी पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। जो घूम के द्वारा तो मतलब क्या हो रहा है उसी जगह आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है। तो कंडीशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स, अब क्या बोला कंडीशन फॉर वर्क डन, सॉरी कंडीशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स टू बी जीरो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। दीवार को धक्का दीजिए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो वर्क डन जीरो हो सकता है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दो कंडीशन है क्या सर आपका, एक तो 90 डिग्री का एंगल में हो, एक डिस्प्लेसमेंट ना हो, एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा और एक दूसरा क्या हो रहा है सर आपका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो फोर्स के रेफरेंस से।
दोनों केस में क्या होगा सर, आपका वर्क डन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, आप समझिए कोई चीज़ को स्प्रिंग में धक्का दिए, तो आप धक्का दिए राइट की तरफ, जब छोड़ देंगे तो चले जाएगा, मतलब क्या सर आपका लेफ्ट की तरफ, मतलब एकदम ऑपोजिट। तो उसमें क्या होता है सर, आपका कॉस थीटा हो जाता है, मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, सॉरी कॉस थीटा क्या हो जाता है सर आपका 180 डिग्री। क्योंकि हम इस तरफ अगर धक्का दिए इस तरफ जाता तो एंगल होता 0 डिग्री, लेकिन धक्का हम इस तरफ दिया और चला गया इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया सर आपका 180 डिग्री हो गया ना। तो 0 डिग्री का तो मतलब क्या था, वैल्यू था 1, लेकिन 180 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -1। तो उसमें फोर्स टन वर्क टन जो हो जाएगा वो मतलब हो जाएगा, मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। हाँ, क्योंकि जहाँ लगाना चाह रहे थे उसके एकदम उल्टा चला गया। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फोर्स, थीटा इक्वल्स टू 180, देन मतलब cos 180 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1। और तब देखिए जब 0 था तो मतलब क्या था, वैल्यू 1 आया था, वैल्यू जब 1 आया था तो वर्क टन इक्वल्स टू मतलब क्या था सर आपका एफएस था। और यहाँ पे वैल्यू जब नेगेटिव बनाया तो वर्क टन क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका एफएस हो जाएगा। ये बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या बता रहा है, कोई चीज़ अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो वर्क टन क्या हो रहा है सर आपका नेगेटिव mgh, और कोई चीज़ अगर विद ग्रेविटी जा रहा है तो वर्क टन क्या होगा सर आपका पॉजिटिव mgh। समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन हम लोग जब सम करेंगे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव बताना नहीं पड़ेगा, बस समझने के लिए वो समझना मतलब क्या था आपका था। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। यहाँ सिंपली ये बात बताया ना, फोर्स कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये ग्राफ ये दिखा रहा है। तो ग्राफ के अंदर का जो एरिया ड्रॉ किया गया है ना वो मतलब क्या सर आपका वर्क डन है। इतनी ही बात बताओ, और यहाँ पे मतलब क्या कुछ बताया नहीं। अब यहाँ पे आगे आ जाइए। यहाँ पे क्या हो रहा था सर आपका, यहाँ पे इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ते जा रहा है और क्या हो रहा है सर आपका फोर्स जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ते जा रहा है। इसलिए मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर मतलब क्या हो रहा है आपका जाते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है सर आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मतलब क्या सर आपका फोर्स एक जगह मतलब क्या है कांस्टेंट है। तो फोर्स अगर मतलब क्या है कांस्टेंट है तो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट भी मतलब क्या है कांस्टेंट होते जा रहा है। तो आप समझिए अगर आपको ट्राइंगल बनता है ग्राफ में ना तो वो किसका निशानी है, वेरिएबल फोर्स का निशानी है। और अगर मतलब यहाँ पे ग्राफ में बनता है मतलब रेक्टेंगल तो मतलब क्या सर आपका कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या सर आपका निशानी है। तो अभी वो छोड़ के अब यहाँ पे आ जाइए और बात ध्यान समझिएगा कि नॉर्मली मतलब क्या सर आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का एफएस। नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका एफएस। लेकिन एफएस लिखने के साथ साथ आप ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे कॉस थीटा जो था वो मतलब क्या था, कॉस 0 था और कॉस 0 था तो 1 था, इसलिए यहाँ पे चल जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। इसके अलावा और कोई केस अगर हुआ तो हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एफएस कॉस थीटा। ये बात समझ में आ सर आपका ना। और स्पेशल केस अगर लेंगे, अगर मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव एफएस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है तो कुछ भी कर लीजिए, वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। और अगर मतलब क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी का बात अगर कर रहे हैं mgh तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका mgh होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी mgh होता है और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मतलब क्या होता है सर आपका mgh होता है। जब तक न्यूमेरिकल्स में हमको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जिससे हमको हिंट मिले कि नेगेटिव साइन देना है, नेगेटिव साइन हम क्या करेंगे सर आपका नहीं देंगे। क्योंकि पर्पस यहाँ पे ये मेजर नहीं करना था कि वर्क कौन कर रहा है, पर्पस यहाँ पे ये मेजर करना था कि वर्क हुआ कितना। तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वाला वर्क, जैसे मान लीजिए हम जो वर्क कर रहे हैं मेरे रेफरेंस से वो चीज़ को हम अगर कर रहे हैं वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी तो मेरे रेफरेंस से हम अगर कर रहे हैं वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी तो मेरे रेफरेंस से वर्क का वैल्यू निकालना मतलब क्या सर बहुत मुश्किल है। लेकिन वही वैल्यू मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी के रेफरेंस से निकालना मतलब क्या सर आपका बहुत आसान है। तो इंसान कोई चीज़ अगर लिफ्ट करता है तो हम लोग इंसान के रेफरेंस से मतलब क्या करते हैं सर आपका वर्क टन के वैल्यू निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर आपका ग्रेविटी के रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका वर्क टन का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन माइनस साइन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग को वैल्यू निकालना था इंसान का, हम लोग क्या किए ग्रेविटी का हेल्प लेके निकालें। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या लेंगे सर आपका सिंपली mgh।
वर्क डन बाय ग्रेविटी को आप क्या लेंगे सर आपका सिंपली mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी को आप क्या लेंगे सर आपका सिंपली mgh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहाँ थे हम लोग सर? ग्रेविटी हम चेंज वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका mgh होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका mgh। इस बात को मतलब क्या भूलेंगे नहीं। और उसके बाद ये बात को समझिए, यहाँ पे हम लिखा टॉर्क और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका वर्क। टॉर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका न्यूटन मीटर होता है, और वर्क का भी मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन मीटर नहीं होगा, यहाँ पे न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा सर आपका जूल बन जाएगा। क्यों जूल बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो नहीं पाया था और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या सर आपका हो गया। अच्छा, टॉर्क का सीजीएस यूनिट क्या था? टॉर्क का सीजीएस यूनिट याद नहीं अर्ग सेंटीमीटर था। वर्क का क्या हो जाएगा सर आपका? कैलोरी। ये था आपका डाइन हाँ सेंटीमीटर। क्योंकि क्यों डाइन सेंटीमीटर था? क्योंकि न्यूटन का, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका न्यूटन, और फोर्स का मतलब क्या होता है सर आपका सीरियस यूनिट क्या होता है सर आपका टाइम। और वर्क का ये भी मतलब क्या है सर आपका डाइन सेंटीमीटर है, लेकिन ये डाइन सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सर आपका अर्ग बन जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था और यहाँ पे फोर्स मतलब क्या सक्सेसफुल हो गया। तो न्यूमेरिकली दोनों एक है, लेकिन क्योंकि फोर्स सक्सेसफुल हो गया तो इसलिए नाम मतलब हो गया जूल। क्योंकि फोर्स सक्सेसफुल हो गया तो इसलिए डाइन सेंटीमीटर का नाम मतलब क्या हो गया सर आपका अर्ग। ये बताया समझ में ना? तो जिस तरह यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन मीटर क्या था 10⁷ डाइन सेंटीमीटर के बराबर था। उस तरह यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1 जूल जो होगा वो क्या होगा सर आपका 10⁻, मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका अर्ग के बराबर होगा। 7 या 5 था सर। 1 न्यूटन जो था वो क्या था आपका 10⁵ था। हाँ लेकिन 1 मीटर मतलब क्या था आपका 10⁻² था। हाँ तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू क्या था आपका 10⁻7 मतलब क्या डाइन सेंटीमीटर के बराबर था। और दूसरी क्योंकि अर्ग डाइन सेंटीमीटर के बराबर है तो फिर 1 जूल जो होगा वो क्या होगा सर आपका 10⁻7 मतलब क्या सर आपका अर्ग के बराबर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब सिंपली मतलब क्या सर आपका हम लोग आते हैं और समझते हैं पावर को। तो पावर बेसिकली क्या होता है? वर्क बाय टाइम। आप मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्जेक्ट बना के अगर रखे हैं, सब्जेक्ट बना के रखने का मतलब क्या है? सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि उसका नाम लिखेंगे इक्वल टू साइन देंगे, तो उसके बाद उसके सामने जो डिनोमिनेटर में आता है उससे वो क्या होता है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है। और उसके बाद उसके सामने जो मतलब क्या होता है उल्टा बोलते हैं उसके बाद उसके सामने जो मतलब क्या होता है सर आपका न्यूमरेटर में आता है वो उसके साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है। और जो डिनोमिनेटर में आता है वो मतलब क्या होता है इन्वर्स प्रपोर्शन में होता है। लेकिन आप एक के साथ क्या रिलेशन अगर आपको जानना है तो दूसरा को क्या करना पड़ेगा सर आपको लॉक करना पड़ेगा। जब तक एक को आप लॉक नहीं करेंगे दूसरा को आप समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो अगर आपको जानना है कि वर्क का पावर के साथ क्या रिलेशन है तो आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा सर आपको लॉक करना पड़ेगा। और आपको अगर ये जानना है आपको ये जानना है टाइम को पावर के साथ क्या रिलेशन, तो आपको वर्क को मतलब क्या सर आपको लॉक करना पड़ेगा। लॉक करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको लेना पड़ेगा। समझ रही बात क्या आप लेना? तो हम लोग कहाँ पे थे सर बताइए? पावर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका वर्क बाय टाइम। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि सेम टाइम में पर्सन ए अगर ज़्यादा वर्क कर पा रहा है तो पर्सन ए का मतलब क्या है पावर ज़्यादा है, और सेम टाइम में पर्सन बी अगर कम वर्क कर पा रहा है तो पर्सन बी का पावर मतलब क्या है सर आपका कम है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका पावर जो है वो मतलब क्या है सर आपका वर्क के साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन में। उसी तरह सेम वर्क को करने के लिए अगर पर्सन ए टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसका पावर कम है और सेम वर्क को करने के लिए पर्सन बी अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका टाइम कम ले रहा है तो उसका पावर मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। तो पावर होता क्या है? पावर इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क। जिसका रेट ऑफ वर्क मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है उसका पावर मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। जिसका रेट ऑफ वर्क मतलब क्या है कम है उसका पावर मतलब क्या है सर आपका कम है। पावर क्या है सर आपका? पावर इज़ नथिंग
बट द रेट ऑफ वर्क, तो जिसका भी रेट ऑफ वर्क मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है उसका पावर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और जिसका भी मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ वर्क कम है उसका पावर मतलब क्या है कम है। तो व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क। तो जिसका भी मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ वर्क ज़्यादा है उसका पावर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और जिसका भी रेट ऑफ वर्क मतलब क्या है कम है उसका पावर मतलब क्या सर आपका कम है। ठीक है। अब एक चीज़ होता है, क्या बताइए, वर्क और एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट होता है ना। तो ये क्या बात बोला हम, वर्क और एनर्जी दोनों मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है, लेकिन दोनों मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट होता है। मतलब समझ नहीं मतलब ये बात है कि जब तक, देखिए बात क्या है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने 2 ग्लास है और आप ये मान लीजिए कि दोनों ग्लास मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल ग्लास है, और आप ये मान लीजिए दोनों ग्लास जो है, ग्लास नहीं, दोनों ग्लास मतलब क्या सर आपका बैटरी है, और दोनों मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपका बैटरी है। ठीक है। हम इस बैटरी का इस्तेमाल करते गए 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 यहाँ तक कि ये बैटरी पूरा मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये नाप लिए कि ये बैटरी कितना काम कर पाया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। देखिए वर्क और टाइम, वर्क और एनर्जी सेम है, मतलब हाँ, एक हमें बैटरी का हाँ use ये बताया बहुत कि देर आपको तक 2 करते हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपका बैटरी अगर है तो एक बैटरी को इस्तेमाल किया यहाँ तक ख़त्म हो गया, और उसके बाद हम पाया कि मतलब क्या सर आपको बैटरी कितना वर्क कर पाया, हम ये पाया कि वो बैटरी मतलब क्या सर आपका 100 जूल वर्क कर पाया। तो इससे हम क्या गेस कर लिया कि सामने वाला बैटरी जो मेरे पास मौजूद है उसका भी अगर हम कितना वर्क कर पाएगा ऐसे ही पता लगाएं तब तो बैटरी फिर काम नहीं आएगा मेरा ना। तो बस हम मतलब क्या बोला, अच्छा है अगर आइडेंटिकल बैटरी ऐसा बनाते तो उसका मतलब क्या सर आपका एनर्जी 100 जूल है, लेकिन ये वर्क जब तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ तब तक वो मतलब क्या सर आपका एनर्जी है, और वर्क जब मतलब क्या हो सर आपका मैनिफेस्ट हो जाए तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका वर्क हो जाता है। लेकिन दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही यूनिट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, जूल में ना। आप ये बात मतलब क्या करें, समझ रहे ना। अब देखिए बात क्या है कि आप समझिए कितना अजीब बात है कि वर्क बिना हुए ट्रांसफ़र होता है, और वर्क जो बिना हुए ट्रांसफ़र होता है वो वर्क क्या होता है सर आपका एनर्जी होता है। अब ये कैसे हम बोले कि वर्क बिना हुए ट्रांसफ़र होता है, अगर ये टैप को हम मतलब क्या करेंगे सर आपका प्लग में लगा देंगे तो वर्क बिना हुए ट्रांसफ़र होगा और वर्क बिना हुए स्टोर होगा, ताकि फ्यूचर में मतलब क्या हो सर आपका वर्क एक्चुअली हो पाए। तो जिस तरह वर्क का रेट होता है उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका एनर्जी ट्रांसफ़र का भी रेट होता है। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका वर्क जो है, सॉरी पावर जो है, जिस तरह वर्क बाय टाइम है उसी तरह पावर मतलब क्या सर आपका एनर्जी बाई मतलब क्या सर आपका टाइम भी है। आप समझ में आया सर आपका क्या बोले ना। इसलिए जो चार्जर जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाता है उस चार्जर का पावर मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, और जो चार्जर मतलब क्या होता है सर आपका देर में एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाता है उस चार्जर का पावर मतलब क्या होता है कम होता है। और पावर कैसा यूनिट क्या है सर आपको बताइए, पावर कैसा यूनिट मतलब क्या है सर आपका वाट। तो इसलिए आप देखिएगा फास्ट चार्जर का वाट मतलब क्या सर आपका ज़्यादा लिखा रहेगा, और स्लो चार्जर का मतलब क्या सर आपका वाट जो है मतलब क्या लिखा रहेगा सर आपका कम लिखा रहेगा। ये बताया समझ में ना। तो वर्क कैसा यूनिट क्या था आपका जूल, टाइम का मतलब क्या सर आपका सेकंड, तो जूल पर सेकंड इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वाट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ 1 वाट एनर्जी, उससे पहले हम लोग 1 जूल के बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्क टन का वही फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, कौन सा, एफ एस। तो मतलब क्या सर आपका फोर्स इंटू मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो फोर्स क्या होता है सर आपका न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर आपका एस। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। हाँ मीटर। तो न्यूटन मीटर का मतलब क्या सर आपका जूल। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 1 न्यूटन के फोर्स लगाने के बाद अगर वो क्या है आपका 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो हम बोलेंगे कि वर्क टन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 जूल। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे सर आपको बताइए कि 1 जूल वर्क हैज़ बीन डन। ये बताया समझ में ना। तो उसी तरह आप यहाँ पे देखिए पावर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका वाट, और वाट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड का क्या मतलब हुआ,
कोई बल्ब अगर जल रहा है 1 सेकंड के लिए और 1 सेकंड में क्या कर रहा है सर आपका 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सॉरी या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ भी आप कोई मशीन जो 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी मतलब क्या पावर मतलब क्या सर 1 वाट होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कोई मशीन हो इंसान हो जो पर सेकंड मतलब क्या सर आपको 1 जूल वर्क करेगा तो पावर मतलब क्या सर आपको 1 वाट होगा। और पर सेकंड अगर मतलब क्या सर आपका 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो फिर पावर क्या हो जाएगा सर आपका 100 वाट। तो 100 वाट का मतलब क्या होता है बल्ब आता है ना। और पर सेकंड अगर मतलब क्या सर आपका 1000 जूल एनर्जी स्पेंड करेगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1000 वाट का नाम क्या होता है किलो वाट। आया बात समझ में ना 1K वाट। तो यही चीज़ आगे जाके मतलब बढ़ता जाएगा और क्या है सर आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है ना। तो पावर इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका वर्क बाई टाइम। तो पावर क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पावर अमाउंट ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर ज़्यादा हो रहा है गिवन टाइम में तो पावर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मतलब क्या हो रहा है कम हो रहा है गिवन टाइम में तो मतलब क्या सर आपका पावर मतलब क्या सर आपका कम है। टाइम टेकन अगर मोर है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क तो पावर मतलब क्या सर आपका कम है। टाइम टेकन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इस लेस अगर है तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन मतलब पावर मतलब क्या सर आपका लेस है। ये बात तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक तो किलोवाट क्या होता है, वाट से 1000 गुना अगर बढ़ा है तो मतलब क्या है किलोवाट। वाट से मतलब क्या सर आपका मिलियन टाइम्स अगर बढ़ा है तो मतलब क्या सर आपका मेगावाट। वाट से बिलियन टाइम्स अगर बढ़ा है तो मतलब क्या है गीगावाट, है ना। वाट से मतलब 1000 टाइम्स छोटा अगर है तो मिलीवाट। वाट से मिलियन टाइम्स छोटा अगर है तो मतलब क्या सर आपका माइक्रो वाट, है ना। तो 1 जूल क्या यहाँ डिफाइन किया, इफ़ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर स्पेंड इज सेट टू बी 1 वाट। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन हुआ तो पावर मतलब क्या था आपका 1 वाट था ना, क्योंकि जूल पर सेकेंड मतलब क्या होता है सर आपका वाट ही होता है ना, और कुछ तो मतलब क्या होता है नहीं होता है ना। इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे तो इफ़ 1000 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, है ना। उसी को एक्सटेंड अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका इफ 1 मिलियन जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज मतलब क्या सर आपका 1 मेगावाट। उसी को एक्सटेंड अगर करेंगे तो इफ़ 1 बिलियन जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज मतलब क्या सर आपका 1 गीगावाट। उसी को एक्सटेंड करेंगे इफ 1000th ऑफ अ जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज मतलब क्या सर आपका 1 मिलीवाट। और उसको इस तरह से ये बोल सकते हैं कि इफ़ 1 जूल वर्क इज डन इन 1000 सेकेंड देन ऑल्सो द पावर इज मतलब क्या सर आपका 1 मिली वाट। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे देखिए वर्क और पावर को डिफ्रेंशिएट किया है जो कि उतना ज़रूरत मतलब क्या था आपका नहीं था। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है सर आपका जूल। पावर ऐसा यूनिट ऑफ पावर मतलब क्या है सर आपका जू मतलब वाट जो कि मतलब क्या होता है सर आपका जूल पर सेकंड के मतलब क्या होता है बराबर होता है। और सीजीएस का अलग से नाम नहीं दिया है तो अर्ग पर सेकंड ही लिख दिया है। बस 1 हॉर्स पावर को याद रखना पड़ेगा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 746 वाट होता है, ठीक है ना। तो वर्क डन का डेफिनेशन, पावर का डेफिनेशन, वर्क तो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पावर क्या होता है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क कैसा यूनिट क्या है सर आपका जूल है, पावर कैसा यूनिट मतलब क्या सर आपका वाट है। एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी, यार मुकल्ला एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी वर्क हुआ नहीं है लेकिन जितना वर्क करने की कैपेसिटी है बॉडी में उतना मतलब क्या सर आपका एनर्जी है। वो एनर्जी इंसान के बॉडी के अंदर भी हो सकता है, लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर भी हो सकता है कोई और मतलब क्या होता है मशीन के अंदर भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। ये बताया समझ में, है ना। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन पहले यहाँ पे हल्का सा मतलब क्या है सर आपका एनर्जी और पावर के बारे में हल्का सा डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ भी समझना है क्या है एनर्जी का डेफिनेशन, पावर का डेफिनेशन। फिर वही बात जो वर्क के बारे में बोला था कि एनर्जी टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, पावर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वहाँ पे दोनों का ऐसा यूनिट लिख दिया, एक का जूल है और का मतलब क्या सर आपका वाट है। और यहाँ पे क्या बात बताया हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके थे, अगर एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज़ है मेजरमेंट के हिसाब से तो मतलब एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा और वर्क का यूनिट भी मतलब क्या सर आपका जूल होगा। और इसका भी सीजीएस अर्ग होगा, उसका भी सीजीएस मतलब क्या सर आपका अर्ग होगा, ठीक है ना। बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर वाट आर। अब ये क्या एनर्जी कैसे हो गया वाट तो मतलब क्या होता है पावर होता है ना।
अच्छा वॉट पावर होता है, तो पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है बताइए हमको आप। पावर का एक फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई मतलब क्या होता है सर आपका Time. टाइम। तो अगर आप पावर इनटू टाइम कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। Energy. एनर्जी। तो हुआ क्या, वॉट आवर जब आप लिखें तो पावर इनटू मतलब क्या सर आपका टाइम हो गया, एनर्जी है। किलो वाट आवर जब लिखे तो भी मतलब क्या हो गया सर आपका पावर इनटू टाइम हो गया, तो मतलब क्या सर आपका एनर्जी है। तो वाट का मतलब क्या होता था बताइए, वाट का मतलब था जूल पर सेकंड, और आर से अगर मल्टीप्लाई करें, आर में कितना सेकंड होता है 60। 3600 सेकंड। हाँ। फिर सेकंड सेकंड कटा और आया क्या सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपका जूल। हाँ। तो एक्चुअली में किलो वाट आवर का पावर से लेना देना नहीं है, किलो वाट आवर वो एनर्जी का नाम है जो एनर्जी मतलब क्या सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपका जूल है। तो किलो वाट आवर उससे क्या होगा सर आपका 1000 गुना ज़्यादा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3600,000 जूल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका किलो वाट आवर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं, देखिए 3.6 हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब एक चीज़ है जिसका नाम मतलब क्या है कैलोरी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, उतना हीट जितना हीट आपको रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम वाटर को मतलब क्या 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को रेस करके, ताकि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री रेस हो जाए, उस हीट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैलोरी। और हीट क्या सर आपका एनर्जी का ही मतलब क्या सर आपको यूनिट मतलब क्या सर आपका है, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। एग्जैक्टली बोला जाए तो क्या होगा सर आपको 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस चला जाए, यानी वो हीट जो रिक्वायर्ड होता है इसलिए ताकि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस चला जाए, तो उसको हीट को कहा जाता है मतलब क्या कैलोरी। समझ में आया बात क्या आप लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है सर आपका एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट के बराबर होता है, जो कि मतलब क्या सर आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब क्या सर आपका जूल है ना, बहुत छोटा है। तो उसको मतलब क्या यहीं तक फिर